हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर महीने मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर भी 30 साल बाद आपकी जेब में उस पैसे का आधा भी नहीं बचता? यह कोई बदकिस्मती नहीं है। यह एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को अपनी जेब में डाल रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े इंसाइडर जॉन बोगल ने इस पूरे सिस्टम को बेनकाब किया है अपनी लेजेंडरी किताब में, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। ये किताब इतनी पावरफुल है कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि आम इन्वेस्टर्स के लिए जॉन बोगल ने जितना किया है उतना किसी और ने नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्वेस्टिंग बुक समरी, जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। और आज हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक नीति कथा, द पैराबल ऑफ द गॉट रॉक्स फैमिली। दोस्तों, जॉन बोगल इस किताब की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो निवेश की पूरी दुनिया का सच उजागर कर देती है। और वो कहानी है गॉटरॉक्स परिवार की। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की, जिसके पास देश की हर बड़ी कंपनी के शेयर्स हैं। हर तिमाही उन कंपनीज का मुनाफा और डिविडेंड सीधे इस परिवार की जेब में आता है। पीढ़ियों से यही होता आया था। परिवार चुपचाप बैठा रहता, कंपनीज ग्रो करती रहती और दौलत अपने आप बढ़ती रहती। यह निवेश का सबसे सरल और सबसे सफल तरीका था। जीरो कॉस्ट, जीरो एफर्ट, मैक्सिमम रिटर्न। लेकिन एक दिन परिवार में कुछ हेल्पर्स आते हैं, ब्रोकर्स, जो परिवार के अलग अलग सदस्यों के कान भरते हैं कि तुम्हारे चाचा की कंपनी तुम्हारी कंपनी से फास्टर ग्रो कर रही है, मुझे थोड़ी कमीशन दो और मैं तुम्हारे शेयर्स बदल देता हूं। लालच में आकर परिवार के सदस्य आपस में ही शेयर्स क्रय करने बेचने लगते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, क्या इससे परिवार की कुल दौलत बढ़ी? जवाब है नहीं। कंपनीज उतना ही मुनाफा कमा रही थी जितना पहले कमाती थी, लेकिन अब उस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उन हेल्पर्स यानी ब्रोकर्स की जेब में जाने लगा। फिर और नए हेल्पर्स आए, फंड मैनेजर्स, एडवाइजर्स, जिन्होंने कहा कि आप खुद ट्रेडिंग करके गलतियां कर रहे हो, हमें अपना पैसा दो, हम सही स्टॉक्स चुनेंगे। अब परिवार की लागत और बढ़ गई, ब्रोकर कमीशन भी, फंड मैनेजर्स की भारी फीस भी। नतीजा यह हुआ कि कंपनीज का मुनाफा वही रहा, लेकिन परिवार के हिस्से आने वाला पैसा हर साल छोटा होता गया। तभी परिवार का एक बुजुर्ग और बुद्धिमान सदस्य सामने आता है और कहता है, हम सब बेवकूफ बन रहे हैं। इन सभी हेल्पर्स के आने से पहले हम ज्यादा अमीर थे, क्योंकि तब हमारी लागत जीरो थी। अब हमें एक ही काम करना है, इन सभी को बाहर निकालो, पूरे बाजार की कंपनीज को एक साथ खरीद लो और चुपचाप बैठ जाओ। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो फीस बचेगी, टैक्स बचेगा और कंपनीज का सारा मुनाफा सीधे हमारी जेब में आएगा। बोगल की यह कहानी निवेश का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। शेयर बाजार में ज्यादा मेहनत का मतलब ज्यादा मुनाफा नहीं होता। आपका नेट रिटर्न बराबर होता है बाजार का ग्रॉस रिटर्न माइनस आपकी टोटल कॉस्ट। जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे, जितना ज्यादा आप इंटरमीडियरीज को फीस देंगे, उतना ज्यादा आप उन्हें अमीर बनाएंगे और खुद गरीब होते जाएंगे। इसीलिए बोगल का पहला और सबसे बड़ा सबक है, बाजार को हराने की कोशिश छोड़ो और बाजार का हिस्सा बन जाओ। यही इंडेक्स फंड का दर्शन है और यही इस पूरी किताब की नींव है। चैप्टर 2, तर्कसंगत उत्साह, द टू रिटर्न्स ऑफ द मार्केट। दोस्तों, बोगल कहते हैं कि शेयर बाजार को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि बाजार का रिटर्न असल में आता कहां से है, और यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। बोगल बताते हैं कि बाजार के रिटर्न के दो हिस्से होते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यानी वो असली मुनाफा जो कंपनीज अपने बिजनेस से कमाती है, उनका प्रॉफिट, उनका ग्रोथ और वो डिविडेंड जो वो शेयर होल्डर्स को देती है। दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिटर्न, यानी लोगों की भावनाएं, उनकी उम्मीदें, उनका डर और लालच, जो शेयर की कीमत को कभी बहुत ऊपर और कभी बहुत नीचे ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो बेहतरीन साबुन बनाती है और हर साल अच्छा मुनाफा कमाती है। यह उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। लेकिन अगर अचानक न्यूज में आ जाए कि यह कंपनी रातों रात दुनिया बदल देगी, तो लोग पागलों की तरह उसके शेयर्स खरीदने लगते हैं और उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ जाती है। यह है स्पेक्युलेटिव रिटर्न, जिसे बोगल एक्सूबरेंस यानी जरूरत से ज्यादा उत्साह कहते हैं। बोगल ने पिछले 100 साल के डेटा का स्टडी किया और एक बहुत चौंकाने वाला सच सामने आया।
बाजार का लगभग सारा असली और टिकाऊ रिटर्न कंपनीज के बिजनेस से आया है, स्पेकुलेशन से नहीं। स्पेकुलेशन तो एक पेंडुलम की तरह है। आज बहुत ज्यादा उत्साह है तो कल भारी निराशा होगी। आज पीई रेशियो आसमान पर है तो कल धरती पर आएगी। अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड केन्स ने कहा था, निवेश का मतलब है आने वाले समय में संपत्ति की कमाई का अंदाजा लगाना, जबकि सट्टेबाजी का मतलब है बाजार के साइकोलॉजी का अंदाजा लगाना। बोगल की यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि 99% लोग उन्हीं लहरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उन्हें डुबो जाती है। असली वेल्थ उन लोगों की बनती है जो बिजनेस की तरक्की पर भरोसा करते हैं, बाजार के शोर पर नहीं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म अमीर बनना चाहते हैं तो बाजार के हेडलाइंस और डेली मूवमेंट्स को नजरअंदाज करें और उन कंपनीज के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें जिनमें आपका पैसा लगा है, क्योंकि अंत में इकोनॉमिक्स हमेशा साइकोलॉजी को हराती है। चैप्टर 3, व्यवसाय के साथ अपना भाग्य जोड़े, द रियल मीनिंग ऑफ स्टॉक ओनरशिप। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप असल में क्या खरीद रहे होते हैं? बोगल कहते हैं, ज्यादातर लोग शेयर को स्क्रीन पर टिमटिमाता हुआ एक नंबर समझते हैं जिसे आज खरीदो और कल बेचो। लेकिन असल में जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाते हैं। बोगल यहां एक बहुत पावरफुल तुलना देते हैं। एक तरफ एक शोर शराबे वाला कसिनो है जहां हर मिनट लाइट्स जलती बुझती है, और दूसरी तरफ एक विशाल और शांत बगीचा है जहां पेड़ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। ज्यादातर लोग शेयर बाजार को कसिनो समझकर हर रोज स्टॉक प्राइसेस के ऊपर नीचे होने पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन बोगल कहते हैं कि असली और टिकाऊ दौलत उस शांत बगीचे में बनती है जहां बिजनेस की ग्रोथ होती है। बोगल ने 100 साल के डेटा से साबित किया कि निवेशकों को जो भी असली रिटर्न मिला है उसके पीछे दो ही कारण थे। पहला, डिविडेंड यील्ड, यानी कंपनीज ने अपने मुनाफे में से जो नकद आपको दिया, और दूसरा, अर्निंग्स ग्रोथ, यानी कंपनीज का बिजनेस हर साल कितना बड़ा हुआ। बाकी सब कुछ, शेयर की कीमत का ऊपर नीचे जाना, वो सिर्फ लोगों की भावनाओं का शोर है जो लंबी अवधि में कैंसल आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनीज के हिस्सेदार बन गए हैं। उनके हजारों इंजीनियर्स, सेल्स पीपल और सीईओज दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि उनकी कंपनी का मुनाफा बढ़े, और क्योंकि आप उस बिजनेस के हिस्सेदार हैं, वो सारा मुनाफा कानूनी तौर पर आपकी संपत्ति बन जाता है। लेकिन यहां एक बड़ा कैच है, लोग बिजनेस के मालिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें एक मालिक जैसा धैर्य नहीं होता। अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला तो क्या आप एक हफ्ते में कस्टमर्स कम आने पर उसे बेच देंगे? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि बिजनेस को जमने में समय लगता है। तो फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद हर हफ्ते बेचने की क्यों सोचते हो? बोगल का इस चैप्टर का सार है, निवेश का मतलब बाजार की लहरों पर दांव लगाना नहीं है, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन बिजनेसेस के साथ अपनी किस्मत को जोड़ देना है। और इंडेक्स फंड आपको बिना किसी टेंशन के यही काम करने देता है। चैप्टर 4, जीतने वाले खेल को हारने वाले खेल में कैसे बदला जाता है, द टायरनी ऑफ कॉस्ट्स। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई जीत सकता है, फिर भी 90% लोग क्यों हार जाते हैं? बोगल इसका जवाब देते हैं एक बहुत ही पावरफुल गणित से। शेयर बाजार कैसीनो की तरह जीरो सम गेम नहीं है। यहां कंपनीज असल में मुनाफा कमाती है, ग्रो करती है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। इसका मतलब है कि अगर सभी इन्वेस्टर्स मिलकर चुपचाप बैठ जाएं तो सब जीतेंगे। ये एक विनर्स गेम है। तो फिर गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ तब होती है जब आप इस विनर्स गेम में ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स और एडवाइजर्स को शामिल कर लेते हैं और उन्हें फीस देनी शुरू कर देते हैं। बोगल का फॉर्मूला बहुत सरल है। आपका नेट रिटर्न बराबर है बाजार का ग्रॉस रिटर्न माइनस आपकी टोटल कॉस्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, बाजार 10% का रिटर्न देता है, आप 2% फंड मैनेजर को देते हैं, 1% ब्रोकरेज में जाता है और 1% टैक्सेस में। अंत में आपके हाथ में 7 से 8% बचता है। सुनने में 2 से 3% बहुत छोटा लगता है, लेकिन 30 सालों में यही 2 से 3% आपकी कुल वेल्थ का आधा हिस्सा खा जाता है। बोगल इसे रिलेंटलेस रूल्स ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। गणित कभी माफ नहीं करता। कंपाउंडिंग का जादू आपके लिए काम कर सकता है, लेकिन वही कंपाउंडिंग कॉस्ट्स के मामले में आपके खिलाफ भी उतनी ही ताकत से काम करता है। वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे,
लेकिन बोगल कहते हैं सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यहां कुछ ना करना ही सबसे मुश्किल और सबसे फायदेमंद काम है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है, शेयर बाजार से अमीर बनने के लिए आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं है। बस उन साधारण गलतियों को करना बंद करना है जो बाकी सब कर रहे हैं, और वो गलती है हाइपर एक्टिविटी और हाई कॉस्ट्स। चैप्टर 5, बड़ा भ्रम, व्हाई पास्ट परफॉर्मेंस डिसीव्स यू। दोस्तों, क्या आप भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पिछला 1 साल या 3 साल का रिटर्न देखते हैं? अगर हां, तो बोगल कहते हैं सावधान हो जाइए। ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी को रियर व्यू मिरर देखते हुए चला रहे हो। आप सड़क नहीं देख रहे, आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो बीत चुका है। बोगल बताते हैं कि बाजार में रिटर्न के 2 सोर्सेज होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट रिटर्न, जो कंपनीज की असली कमाई से आता है, और दूसरा स्पेक्युलेटिव रिटर्न, जो लोगों की बदलती भावनाओं से आता है। जब किसी फंड की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है, तो अक्सर वो इसलिए नहीं बढ़ती कि कंपनी ने कोई कमाल कर दिया। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोग उसे खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। पीई रेशियो बढ़ जाता है। और यहां प्रकृति का एक अटल नियम काम करता है, जिसे बोगल रिवर्जन टू द मीन कहते हैं। यानी जो चीज अपने एवरेज से बहुत ऊपर गई है, वो नीचे जरूर आएगी। इतिहास इसका गवाह है। कल के टॉप परफॉर्मर्स अक्सर कल के बिगेस्ट लूजर्स बन जाते हैं। बोगल एक बहुत कड़वी बात कहते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हमेशा अपने उन फंड्स का विज्ञापन करती है जो अभी टॉप पर है। वे आपको वो नहीं दिखाती जो नीचे गिर चुके हैं या बंद हो चुके हैं। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। वे आपको भ्रम बेचती हैं। इस भ्रम से बचने का एकमात्र रास्ता है पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागना बंद करें और किसी एक फंड या स्टॉक को पिक करने की कोशिश छोड़ दें। एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड आपको इस ग्रैंड इल्यूजन से बचाता है, क्योंकि वो किसी एक चमकते हुए स्टार के पीछे नहीं भागता। वो पूरे बाजार को पकड़ कर रखता है, और लॉन्ग टर्म में यही एवरेज सबसे बड़ा विजेता होता है। चैप्टर 6, टैक्स भी एक लागत है, द हिडन ड्रेन ऑन योर वेल्थ। दोस्तों, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सारा ध्यान इस पर होता है कि कितना कमाया। लेकिन बोगल कहते हैं कि एक बुद्धिमान इन्वेस्टर ये नहीं देखता कि उसने कितना कमाया, बल्कि ये देखता है कि उसकी जेब में आखिर कितना बचा। टैक्स निवेश की सबसे बड़ी हिडन कॉस्ट है, और ज्यादातर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। बोगल बताते हैं कि बाजार में 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले वो जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आज खरीदा कल बेचा, और दूसरे वो जो बाय करके होल्ड करते हैं। जब आप बार बार शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, तो हर बार मुनाफे पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। इंडिया में अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो ज्यादा होता है, और 1 साल के बाद बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो कम होता है। ये टैक्सेस सुनने में 10% या 15% छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असली नुकसान तब समझ आता है जब हम कंपाउंडिंग की नजर से सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 10 लाख हैं और बाजार 10% रिटर्न दे रहा है। अगर आप हर साल बेचकर टैक्स चुकाते हैं, तो वो टैक्स का पैसा आपके लिए कॉम्पाउंड नहीं होता। लेकिन अगर आप 20 साल तक बिना बेचे होल्ड करते हैं, तो वो टैक्स डिफर्ड अमाउंट भी आपके लिए कॉम्पाउंड होता रहता है, और अंत में आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा बड़ी होती है। बोगल के अनुसार जो पैसा एक्टिव ट्रेडर टैक्सेस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स में चुकाते हैं, वो एक पूरी जिंदगी की सेविंग्स के बराबर हो सकता है। इस चैप्टर का सार है, कम ट्रेडिंग करना सिर्फ फीस बचाने का तरीका नहीं है, यह सबसे बड़ी टैक्स प्लानिंग भी है। इंडेक्स फंड यहां भी जीतता है क्योंकि उसका टर्नओवर बहुत कम होता है। वो बार बार स्टॉक्स नहीं बदलता, इसलिए कैपिटल गेन्स इवेंट बहुत कम होते हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी न्यूनतम रहती है। चैप्टर 7, जब अच्छे दिन खत्म हो जाए, स्टेइंग द कोर्स इन अ बेयर मार्केट। दोस्तों, जब शेयर बाजार लगातार गिर रहा होता है, न्यूज चैनल्स पर हाहाकार मचा होता है और आपका पोर्टफोलियो लाल रंग में डूब जाता है, तब एक आम इंसान और एक समझदार इन्वेस्टर के बीच क्या अंतर होता है? यह अंतर है धैर्य और समझ का। बोगल एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब बाजार कई सालों तक लगातार ऊपर जाता है, तो इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि 15 से 20% का रिटर्न मिलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन यह एक तार्किक भ्रम है, क्योंकि बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बोगल यहां मीन रिवर्जन के नियम को फिर से रिमाइंड कराते हैं। अगर बाजार अपनी एवरेज कैपेसिटी से बहुत ऊपर गया है, तो उसे नीचे आना ही होगा। लेकिन इसे गिरावट नहीं, संतुलन कहिए।
बोगल का सबसे बड़ा मंत्र है स्टे द कोर्स, यानी अपने रास्ते पर डटे रहो। जब बाजार गिरता है तो 90% लोग घबराकर अपना इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपना पैसा बचा रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने नुकसान पर मोहर लगा रहे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जब बाजार गिरता है तो कंपनीज के कारखाने बंद नहीं होते, लोग खाना खाना बंद नहीं करते और दुनिया रुकती नहीं है। बिजनेस की फंडामेंटल स्ट्रेंथ, अर्निंग्स और डिविडेंड्स वही रहती है, बस लोगों का नजरिया बदल गया है। इंडिया में हमने देखा है, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2020 की कोविड क्रैश हो, हर बार सेंसेक्स और निफ्टी गिरे, लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा ऊपर जाकर वापस आए। इतिहास गवाह है कि जो लोग मार्केट क्रैश में भी अपना इंडेक्स फंड होल्ड करते रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई। जो लोग बारिश में छाता तानकर खड़े रहते हैं, वही सूरज निकलने पर सबसे पहले उसका आनंद लेते हैं। इस चैप्टर का यही सार है। चैप्टर 8, लंबे समय के विजेताओं का चयन, वाई पिकिंग इज नियरली इम्पॉसिबल। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे फंड मैनेजर को देखा है जिसने हर साल लगातार 20 साल तक बाजार को हराया हो? ओगल कहते हैं शायद नहीं, और इसके पीछे एक बहुत मजबूत कारण है। निवेश की दुनिया में एक मशहूर कहावत है, डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हेस्टैक, जस्ट बाय द एंटायर हेस्टैक, यानी घास के ढेर में सुई मत ढूंढो, पूरा ढेर ही खरीद लो। ओगल के डेटा के अनुसार अगर आज 500 एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बाजार में है, तो 20 साल बाद उनमें से बहुत से बंद हो चुके होंगे, कुछ का नाम बदल चुका होगा, और बहुत कम ऐसे होंगे जो बाजार के एवरेज रिटर्न को कंसिस्टेंटली मात दे सके। लॉन्ग टर्म विनर्स को चुनना इतना मुश्किल क्यों है? बोगल 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला है लक वर्सेस स्किल का फर्क, यानी कोई फंड मैनेजर अक्सर इसलिए जीतता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल उस वक्त मार्केट के मूड से मैच करती है, उसकी असली काबिलियत से नहीं। जैसे ही मार्केट का मिजाज बदलता है, उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। दूसरा कारण है फंड साइज का बढ़ना। जब कोई फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसमें बहुत सारा पैसा आने लगता है, और जितना बड़ा फंड होता है, मैनेजर के लिए उतना मुश्किल हो जाता है कि वो उसी स्पीड से ग्रो करे। तीसरा कारण है कॉस्ट्स। एक्टिव फंड्स की फीस ज्यादा होती है और हर साल पहले उस फीस की भरपाई करनी पड़ती है, फिर बाजार को हराना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में लगभग इम्पॉसिबल है। बोगल का सॉल्यूशन बहुत क्लियर है, विनर को चुनने की कोशिश करना बंद करो और खुद विनर बन जाओ। जब आप एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड खरीदते हैं, तो आप पहले से ही उन सभी कंपनीज के मालिक बन जाते हैं जो भविष्य में विनर्स बनने वाली है। आपको यह प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं कि कौन सी कंपनी जीतेगी, क्योंकि आप पूरी रेस के मालिक हैं। चैप्टर 9, कल के विजेता, आज के हारने वाले, द परसिस्टेंस मिथ। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस म्यूचुअल फंड को देखकर आपने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट करते ही अचानक एवरेज परफॉर्मेंस देने लगता है? बोगल कहते हैं, यह आपकी बदकिस्मती नहीं, यह बाजार का एक साइंटिफिक नियम है। निवेश की दुनिया में एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसे हॉट हैंड्स कहते हैं। जैसे बास्केटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी लगातार 3 गोल करे, तो सबको लगता है कि वो चौथा भी करेगा। हम निवेश में भी यही गलती करते हैं। हम उन फंड मैनेजर्स को जीनियस मान लेते हैं जिनकी पिछली स्ट्रैटेजी ने काम कर दिया। बोगल ने डेकेड्स के डेटा से एक हैरान करने वाली बात साबित की है। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में परसिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। आज का नंबर 1 फंड अगले 10 सालों में नंबर 1 बना रहे, इसकी संभावना लगभग 0 है। यहां फिर रिवर्जन टू द मीन काम करता है। जो फंड मार्केट से बहुत ऊपर गया है, उस पर ग्रेविटी काम करना शुरू हो जाती है और वो वापस एवरेज पर लौट आता है। इसके पीछे 3 कारण है। पहला है स्ट्रैटेजी का एक्सपायर होना, यानी हर फंड मैनेजर की एक खास स्टाइल होती है जो बाजार के खास मूड में काम करती है, और जब वो मूड बदल जाता है, तो वो सुपरस्टार मैनेजर अचानक एक साधारण मैनेजर बन जाता है। दूसरा है कैश का दबाव। जब हजारों लोग एक सक्सेसफुल फंड में पैसा डालते हैं, तो मैनेजर के पास इतना ज्यादा पैसा आ जाता है कि उसे मजबूरी में एवरेज और खराब कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तीसरा है मैनेजर का बदल जाना। जब कोई मैनेजर सुपरस्टार बनता है, तो दूसरी कंपनी उसे ज्यादा सैलरी देकर ले जाती है। बोगल की सलाह है, विज्ञापन देखकर फंड मत चुनो। म्यूचुअल फंड कंपनीज हमेशा अपने टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का एडवर्टाइजमेंट करती है और अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को चुपचाप बंद कर देती है। यह सर्वाइवरशिप बायस है। समझदार इन्वेस्टर वो है जो इस साइकिल को समझता है और किसी भी सिंगल स्टार के पीछे नहीं भागता। चैप्टर 10, फंड चुनने के लिए सलाह ले, द एडवाइजर डिलेमा।
दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब लीगल प्रॉब्लम होती है तो लॉयर के पास जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट एडवाइजर के पास जाना तो बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन बोगल कहते हैं, जरा रुकिए। निवेश की दुनिया में एक्सपर्ट की सलाह लेना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादातर निवेशक सोचते हैं कि एक प्रोफेशनल एडवाइजर उन्हें बेस्ट फंड चुनकर देगा और बाजार से ज्यादा रिटर्न दिलाएगा। लेकिन बोगल एक बहुत सीधा गणित समझाते हैं। एक एडवाइजर आपको दो तरह से महंगा पड़ता है। पहला है सीधी फीस, जो वो अपनी सलाह के बदले लेता है, और दूसरा है हिडन कॉस्ट, यानी एडवाइजर्स अक्सर आपको वो फंड्स रेकमेंड करते हैं जिनमें उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है, ना कि वो फंड्स जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। बोगल का कहना है कि सलाह भी एक कॉस्ट है, और जैसा हमने सीखा, जितनी ज्यादा कॉस्ट उतना कम नेट रिटर्न। क्या ये एडवाइजर सच में बाजार को हराने वाले फंड्स चुन सकते हैं? बोगल का डेटा कहता है, नहीं। हकीकत यह है कि ज्यादातर एडवाइजर्स भी वही गलती करते हैं जो आम लोग करते हैं। वो भी पिछले साल के हॉट फंड्स को रेकमेंड करते हैं। बोगल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। निवेश की दुनिया में एक्सपर्ट्स का असली काम आपको अमीर बनाना नहीं, बल्कि खुद अमीर बनना है। वो आपको कॉम्प्लेक्सिटी बेचते हैं और यकीन दिलाते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल है और उनके बिना आप नहीं कर सकते। लेकिन बोगल का कहना है, क्या आपको कभी एडवाइजर चाहिए? हाँ, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन के लिए। यानी जब बाजार गिर रहा हो और आप पैनिक में आकर सब बेचने वाले हों, तब एक फी ओनली एडवाइजर आपको रोक सकता है। लेकिन याद रखिए, वो एडवाइजर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं दिला रहा, वो सिर्फ आपको गलती करने से बचा रहा है। चैप्टर 11, सबसे कम लागत वाले फंड्स पर ध्यान दें। द पावर ऑफ लो एक्सपेंसेस। दोस्तों, अब हम एक ऐसे सच की बात करेंगे जो सुनकर शायद आपको थोड़ा गुस्सा आए और हैरानी भी हो। ज्यादातर चीजों की खरीदारी में एक नियम काम करता है, जितना ज्यादा पे करोगे उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। लेकिन बोगल कहते हैं, निवेश की दुनिया में यह नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है। यहां आपको वो मिलता है जिसके लिए आप भुगतान नहीं करते। बोगल ने हजारों फंड्स का डेटा निकाला और उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा, सबसे कम फीस वाले और सबसे ज्यादा फीस वाले। नतीजा हर बार एक ही निकला। सबसे कम फीस वाले फंड्स ने हर कैटेगरी में, हर टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फीस वाले फंड्स को बुरी तरह पछाड़ दिया। इसके पीछे बोगल का रिलेंटलेस रूल्स ऑफ अरिथमेटिक काम करता है। मान लीजिए बाजार 10% रिटर्न देता है। एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जो 0.1% एक्सपेंस रेशियो लेता है, आपको 9.9% देता है। एक एक्टिव फंड जो 2.1% लेता है, आपको सिर्फ 7.9% देता है। 2% का ये अंतर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 30 सालों में कंपाउंड होकर ये आपकी वेल्थ का 50 से 60% हिस्सा खा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 30 साल के लिए 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किए, तो लो कॉस्ट फंड में आपके पास करोड़ों ज्यादा होंगे, सिर्फ इस एक 2% के अंतर की वजह से। बोगल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, कॉस्ट एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर आपका 100% कंट्रोल है। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगले साल बाजार कहाँ जाएगा, लेकिन आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी फीस देंगे। इस चैप्टर का सार है, जब भी कोई फंड देखे, उसके चमकते रिटर्न से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो देखे। एक इंडेक्स फंड दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट इसलिए भी है क्योंकि यह दुनिया का सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 12, सादगी की महिमा से लाभ, द केस फॉर डूइंग लेस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि निवेश की दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाई गई है? इतने सारे चार्ट्स, हजारों इंडिकेटर्स, रोज बदलती खबरें और जटिल फॉर्मूलाज, क्या ये सब वाकई जरूरी है? बोगल कहते हैं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जितना कम आप करते हैं, उतना ज्यादा कमाते हैं। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी फिलॉसफी है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री चाहती है कि आप ये माने कि इन्वेस्टमेंट बहुत कठिन है। वो आपको स्मार्ट बेटा, क्वांट फंड्स, फैक्टर इन्वेस्टिंग जैसे भारी भरकम शब्दों से डराती है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट सरल होगा तो वो आपसे भारी फीस कैसे वसूलेंगे? बोगल यहां ऑकम्स रेजर नाम के दार्शनिक सिद्धांत का जिक्र करते हैं। जब दो सॉल्यूशंस हो तो सबसे सरल सॉल्यूशन अक्सर सही होता है। निवेश में सबसे सरल सॉल्यूशन क्या है? एक लो कॉस्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड खरीदो और चुपचाप बैठ जाओ, बस इतना। बोगल का डेटा साबित करता है कि यह बोरिंग और सरल रास्ता लॉन्ग टर्म में दुनिया के 90% सबसे स्मार्ट और जटिल स्ट्रैटेजीज को पीछे छोड़ देता है।
एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए बोगल सिर्फ दो चीजों की जरूरत बताते हैं। पहला, एक ब्रॉड स्टॉक इंडेक्स फंड ग्रोथ के लिए, और दूसरा एक ब्रॉड बॉन्ड इंडेक्स फंड सुरक्षा के लिए। इसके अलावा आपको किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है, ना गोल्ड, ना क्रिप्टो, ना कोई फैंसी डेरिवेटिव। सादगी का मतलब कम कमाना नहीं है, सादगी का मतलब है ज्यादा नेट कमाना, क्योंकि आपकी कॉस्ट्स और मानसिक तनाव न्यूनतम होंगे। बोगल का सबसे बड़ा कोट है, डोंट जस्ट डू समथिंग, स्टैंड देयर। यानी सिर्फ कुछ मत करो, वही डटे रहो। जो इन्वेस्टर ये सबक सीख लेता है वो बाजार के शोर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। चैप्टर 13, बॉन्ड फंड्स और मनी मार्केट फंड्स, द सेफ्टी नेट इन योर पोर्टफोलियो। दोस्तों, शेयर बाजार की चमक धमक में हम अक्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, और वो है स्टेबिलिटी। बोगल एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, इक्विटी आपको अमीर बनाती है, लेकिन बॉन्ड्स आपको अमीर बनाए रखते हैं। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप गवर्नमेंट या किसी कंपनी को पैसा उधार देते हैं, और वो आपको एक तय समय तक ब्याज देते हैं और अंत में मूलधन वापस करते हैं। बॉन्ड्स के दो मुख्य काम हैं पोर्टफोलियो में। पहला है रिस्क मिटिगेशन, यानी जब स्टॉक्स गिरते हैं तो बॉन्ड्स अक्सर स्टेबल रहते हैं या बढ़ते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल गिरावट को थाम लेते हैं। दूसरा है रेगुलर इनकम। बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज आपको एक स्टेबल कैश फ्लो देता है, जो रिटायरमेंट के समय बहुत काम आता है। लेकिन बोगल बॉन्ड्स में 3 रिस्क से सावधान रहने को कहते हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो पुराने बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है। दूसरा, डिफॉल्ट रिस्क, यानी क्या वो कंपनी या गवर्नमेंट आपका पैसा वापस कर पाएगी। इसीलिए बोगल हमेशा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की सलाह देते हैं। और तीसरा, कॉस्ट और इन्फ्लेशन। बॉन्ड्स का रिटर्न स्टॉक से वैसे ही कम होता है। अगर उसमें भी म्यूचुअल फंड 1-2% फीस काट ले तो शायद आपको इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न मिले। मनी मार्केट फंड्स के बारे में बोगल बताते हैं कि ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए बेहतरीन होते हैं। ये बहुत शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न देते हैं, और जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी सबसे बड़ी खूबी है, और बोगल का बॉन्ड्स में भी वही सलाह है जो स्टॉक्स में है। लो कॉस्ट बॉन्ड इंडेक्स फंड ही सबसे बेहतर है। आपका पोर्टफोलियो एक कार की तरह है, इक्विटी उसका इंजन है और बॉन्ड्स उसके ब्रेक्स हैं। बिना इंजन के कार चलेगी नहीं और बिना ब्रेक्स के क्रैश होगी। चैप्टर 14, बाजार को हराने का वादा करने वाले इंडेक्स फंड्स, स्मार्ट बीटा और स्मार्ट मार्केटिंग। दोस्तों, अगर आपने कभी स्मार्ट बीटा, फैक्टर इन्वेस्टिंग या स्ट्रेटेजिक इंडेक्स फंड्स के बारे में सुना है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो फंड्स हैं जो कहते हैं कि हम एक रेगुलर इंडेक्स फंड से बेहतर है, क्योंकि हम बाजार को हरा सकते हैं। लेकिन बोगल कहते हैं, रुकिए और इसे ध्यान से समझिए। रेगुलर इंडेक्स फंड जिसे बोगल ने बनाया, मार्केट कैप वेटेड होता है, यानी जो कंपनी जितनी बड़ी है उसकी इंडेक्स में उतनी ज्यादा हिस्सेदारी होती है, और ये पूरे बाजार को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन स्मार्ट बेटा फंड्स कहते हैं कि हम कंपनी के प्रॉफिट, डिविडेंड या वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक्स चुनेंगे। बोगल के अनुसार ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये एक्टिव मैनेजमेंट है, जिसे इंडेक्सिंग का नाम देकर बेचा जा रहा है। इनकी फीस रेगुलर इंडेक्स फंड से 2 से 5 गुना ज्यादा होती है, और जैसा हमने सीखा, ज्यादा फीस का मतलब कम नेट रिटर्न। इन फंड्स का सबसे बड़ा छलावा है बैक टेस्टिंग। फंड कंपनीज कंप्यूटर पर हजारों स्ट्रैटेजीज रन करती है। जो स्ट्रैटेजी अतीत में फिट बैठ जाती है उसे नया फंड बनाकर लॉन्च कर देती है। लेकिन बोगल चेतावनी देते हैं, जो अतीत में काम आई वो स्ट्रैटेजी भविष्य में जरूरी नहीं काम करे। जब आप किसी खास सेक्टर या फैक्टर के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप फिर से वही दांव लगा रहे हैं कि मुझे बाजार से ज्यादा पता है, और यही भावना इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। बोगल की सलाह बिल्कुल क्लियर है, उन फंड से दूर रहे जो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं और जो किसी खास थीम पर बेस्ड है। असली वेल्थ सिंपल बनने में नहीं, अनुशासित रहने में है। चैप्टर 15, निवेश का वरदान या ट्रेडिंग का अभिशाप, द ETF पैराडॉक्स। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस ETF को आज दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल माना जाता है, उसे बनाने में मदद करने वाले जॉन बोगल खुद इसके सबसे बड़े आलोचक बन गए थे। ETF और इंडेक्स फंड लगभग एक ही चीज है, दोनों एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है। इंडेक्स फंड को आप दिन के अंत में म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हैं, जबकि ETF को आप स्टॉक मार्केट में किसी भी टाइम रियल टाइम में एक स्टॉक की तरह खरीद बेच सकते हैं।
बोगल कहते हैं ईटीएफ एक महान इन्वेस्टमेंट है, बशर्ते आप इसे कभी ट्रेड ना करें। यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जब कोई चीज स्क्रीन पर ऊपर नीचे होती है तो इन्वेस्टर उसे होल्ड करने की जगह ट्रेड करने लगता है। ईटीएफ की सबसे बड़ी खूबी, इसे कभी भी बेचा जा सकता है, ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। पारंपरिक इंडेक्स फंड को लोग सालों तक शांति से रखते हैं, लेकिन ईटीएफ को लोग न्यूज देखकर डर में या लालच में रोजाना खरीदते बेचते हैं। और जितना ज्यादा ट्रेडिंग, उतना ज्यादा ब्रोकरेज, टैक्स और बिड आस्क स्प्रेड में पैसा जाएगा। इसके अलावा आज बाजार में हजारों तरह के ईटीएफ्स हैं। इनवर्स ईटीएफ, लेवरेज्ड ईटीएफ, थीमैटिक ईटीएफ जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग या ई स्पोर्ट्स। बोगल कहते हैं ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये एक नया तरीका है जिससे वॉल स्ट्रीट आपसे फीस वसूल रहा है। लेकिन बोगल पूरी तरह ईटीएफ के खिलाफ नहीं थे। अगर आप एक ब्रॉड मार्केट ईटीएफ जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं और अगले 20 साल तक उसे छूते नहीं, तो ये एक शानदार इन्वेस्टमेंट है। ईटीएफ एक बेहतरीन जहाज है, लेकिन इसका स्टीयरिंग बहुत सेंसिटिव है। अगर सही इस्तेमाल किया तो मंजिल, गलत इस्तेमाल किया तो दुर्घटना। चैप्टर 16, बेंजामिन ग्राहम और इंडेक्सिंग, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग्स फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम को दुनिया वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह के रूप में जानती है। उनकी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने लाखों लोगों को स्टॉक पिकिंग सिखाया, और उन्होंने ही वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज को तैयार किया। क्या वो इंडेक्स फंड के आइडिया से सहमत होते? बोगल इस चैप्टर में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने रखते हैं। ग्रैम का 1976 का वो फेमस इंटरव्यू जो उनकी मृत्यु से ठीक पहले लिया गया था, उसमें उनसे पूछा गया कि क्या अब भी आप मानते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनना एक समझदारी है? ग्रैम का जवाब था नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि अब बाजार इतना वास्ट और एफिशिएंट हो गया है कि हजारों इंटेलिजेंट लोग हर स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कंपनीज ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है जिनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से बहुत कम हो। बोगल दिखाते हैं कि ग्रैम के दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स इंडेक्स इन्वेस्टिंग में पूरी तरह फिट बैठते हैं। पहला है मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट, यानी बाजार एक भावुक इंसान है जो कभी बहुत खुश और कभी बहुत दुखी होता है। एक इंडेक्स इन्वेस्टर इस पागलपन को नजरअंदाज करता है। दूसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंडेक्स फंड में आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डाइवर्सिफिकेशन और कम लागत। जब आप 500 या 5000 कंपनीज खरीदते हैं तो एक कंपनी के डूबने का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। ग्रैम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में माना था कि ज्यादातर लोगों के लिए एवरेज रिटर्न को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर वॉरेन बफेट के गुरु, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का आविष्कार किया, ये मान सकते हैं, तो हमें भी अपनी आई नो बेटर देन द मार्केट वाली सोच को चुनौती देनी चाहिए। चैप्टर 17, गणित के क्रूर और अटल नियम, द मैथ नेवर लाइज। दोस्तों, इस चैप्टर में बोगल हमें एक ऐसे गणित से मिलवाते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता और जिसे इग्नोर करना बहुत महंगा पड़ता है। शुरुआत एक बेसिक सच से, बाजार जो रिटर्न देता है वो है ग्रोस रिटर्न, लेकिन आपकी जेब में जो आता है वो है नेट रिटर्न। इन दोनों के बीच में खड़े हैं ब्रोकर्स, फंड मैनेजर्स और टैक्स विभाग। बोगल का कंपाउंडिंग का उल्टा जादू समझाइए इससे। मान लीजिए बाजार 7% रिटर्न देता है। एक इंडेक्स फंड जिसकी कॉस्ट 0.1% है आपको 6.9% देता है। एक एक्टिव फंड जिसकी कॉस्ट 2.1% है आपको 4.9% देता है। ये 2% का अंतर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 50 साल में इस अंतर की वजह से एक्टिव फंड में आपके पास इंडेक्स फंड वाले के मुकाबले 60 से 70% कम वेल्थ होगी। यानी आपकी पूरी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस सिस्टम ने खा लिया जिसने कोई रिस्क नहीं लिया था। बोगल यहां जीरो सम गेम का सच भी बताते हैं। बाजार के सभी इन्वेस्टर्स मिलकर एवरेज रिटर्न ही कमाते हैं। अगर कोई एक बाजार से ज्यादा कमा रहा है तो कोई दूसरा पक्का कम कमा रहा होगा। लेकिन जब कॉस्ट्स ऐड करते हैं तो निवेश एक नेगेटिव सम गेम बन जाता है, यानी पूरी इंडस्ट्री मिलकर बाजार के एवरेज रिटर्न से हमेशा कम ही कमाएगी। इसलिए विजेता वो नहीं है जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, विजेता वो है जो सबसे ज्यादा किफायती है। बोगल का फाइनल फॉर्मूला है सिंप्लिसिटी प्लस लो कॉस्ट इक्वल सक्सेस। ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं हुआ, ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे मैथमेटिक्स है, ओपिनियन नहीं है। चैप्टर 18, अब आपको क्या करना चाहिए, योर 8 पॉइंट एक्शन प्लान। दोस्तों, हमने सिद्धांतों को समझा, गणित को डिकोड किया और बाजार के मायाजाल को पहचाना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, इस सब के बाद मुझे एक्चुअली क्या करना है?
बोगल कहते हैं सफल निवेश का रहस्य यह है कि कोई रहस्य है ही नहीं। उनका 8 पॉइंट एक्शन प्लान बहुत प्रैक्टिकल है। पहला, आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करें। सही समय का इंतजार मत करें, क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम की बर्बादी। दूसरा, लागत को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। किसी फंड को चुनते समय पहले उसका एक्सपेंस रेशियो देखें, उसके बाद कुछ और। तीसरा, अपने ह्यूमन कैपिटल को समझें, यानी आपकी नौकरी या बिजनेस आपकी सबसे बड़ी एसेट है। अगर नौकरी स्टेबल है तो पोर्टफोलियो में ज्यादा इक्विटी रख सकते हैं। अगर इनकम अनसर्टेन है तो बॉन्ड ज्यादा रखें। चौथा, सादगी अपनाएं। आपको पोर्टफोलियो में 20 फंड्स की जरूरत नहीं। एक टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड और एक टोटल बॉन्ड मार्केट इंडेक्स फंड काफी है। पांचवा, अपनी स्ट्रैटेजी पर डटे रहे। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन एक सफल इन्वेस्टर वही है जो अपने प्लान पर अडिग रहता है। छठा, साल में एक बार पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। अगर स्टॉक्स बहुत बढ़ गए और एलोकेशन बिगड़ गया है तो थोड़ा बेचकर बॉन्ड्स में डालें। ये ऑटोमेटिकली आपको ऊंचे पर बेचने और सस्ते पर खरीदने के लिए मजबूर करेगा। सातवां, कंप्लेक्सिटी से बचे। सेक्टर फंड्स, स्मार्ट बीटा और लेवरेज्ड ईटीएफ से दूर रहे, क्योंकि जितना बोरिंग आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतना शानदार परिणाम होगा। आठवां, समय को अपना जादू करने दें। इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपनी आंखें स्क्रीन से हटाएं, बाजार को अपना काम करने दें, और 20-30 साल बाद आप देखेंगे कि यह सादा रास्ता आपको वहां ले आया है जहां जटिल रास्ते कभी नहीं पहुंच पाए। चैप्टर 19, रिटायरमेंट में निवेश की रणनीति, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वेल्थ। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि वेल्थ कैसे बनाएं, लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। अब आपका लक्ष्य वेल्थ बनाना नहीं, बल्कि वेल्थ को बचाना और उससे नियमित घर चलाना है। बोगल कहते हैं रिटायरमेंट में आपकी सबसे बड़ी चैलेंज बाजार की गिरावट नहीं, बल्कि आपकी अपनी लंबी उम्र और महंगाई है। रिटायरमेंट से पहले आप एक्यूमुलेशन फेज में थे, जहां गिरता बाजार खुशी की बात थी, क्योंकि सस्ते में शेयर्स खरीद रहे थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होते हैं। अब गिरता बाजार आपका दुश्मन है, क्योंकि खर्च चलाने के लिए उसी गिरते बाजार में शेयर्स बेचने पड़ सकते हैं। गूगल रिटायरमेंट के लिए 2 बकेट स्ट्रैटेजी देते हैं। पहली है सेफ्टी बकेट, जिसमें बॉन्ड्स और मनी मार्केट फंड्स होने चाहिए जो अगले 5-10 साल के खर्च को कवर करें। और दूसरी है ग्रोथ बकेट, जिसमें इंडेक्स फंड्स होने चाहिए ताकि आपका पैसा महंगाई को मात देता रहे और आपकी बढ़ती उम्र के साथ वेल्थ खत्म ना हो जाए। बोगल का प्रसिद्ध नियम है रिटायरमेंट में बॉन्ड्स का हिस्सा आपकी उम्र के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यानी 60 साल की उम्र में 60% बॉन्ड्स और 40% इक्विटी। विथड्रॉल के बारे में बोगल चेतावनी देते हैं, हर साल पोर्टफोलियो का 4% से ज्यादा मत निकालिए, वरना बाजार की एक बड़ी गिरावट पूरा फंड समय से पहले खत्म कर सकती है। रिटायरमेंट में सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज है पोर्टफोलियो को गिरते देखना जब कोई नई सैलरी नहीं आने वाली। बोगल की सलाह है कि पोर्टफोलियो की डेली वैल्यू मत देखो, सिर्फ उससे आने वाली इनकम पर ध्यान दो। एक सिंपल लो कॉस्ट पोर्टफोलियो आपको वो मेंटल पीस देता है जो कोई गारंटी देने वाली स्कीम नहीं दे सकती। चैप्टर 20, एसेट एलोकेशन का अंतिम लेसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। दोस्तों, हम इस महान किताब के आखिरी चैप्टर पर आ गए हैं, और यह चैप्टर निवेश की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कवर करता है, जिसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। बोगल इस चैप्टर की शुरुआत एक बड़े खुलासे से करते हैं। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न का 90% से ज्यादा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है, ना कि इस पर कि आपने कौन से स्टॉक्स चुने या कब खरीदा बेचा। एसेट एलोकेशन के 2 बुनियादी स्तंभ हैं, इक्विटी यानी स्टॉक्स जो आपकी वेल्थ बढ़ाने का इंजन है और लॉन्ग टर्म में महंगाई को मात देता है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, और बॉन्ड्स जो आपका सेफ्टी नेट है, जो रेगुलर इनकम देता है और बाजार की गिरावट में पोर्टफोलियो को सहारा देता है। बोगल का मैसेज क्लियर है, आपको दोनों की जरूरत है। बोगल 2 तरह के एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। पहला स्ट्रेटेजिक, यानी एक प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो, जैसे 60% स्टॉक्स और 40% बॉन्ड्स। और दूसरा टैक्टिकल, यानी बाजार की खबरों को देखकर एलोकेशन बदलना। बोगल स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के समर्थक है और टैक्टिकल को मार्केट टाइमिंग का दूसरा नाम कहते हैं, जो इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान पहुंचाता है। उम्र के साथ एलोकेशन बदलने के बारे में बोगल कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है,
गलतियां सुधारने का समय कम होता जाता है। इसलिए सेफ्टी यानी बॉन्ड्स का हिस्सा बढ़ाना समझदारी है। एक बार जब आपका एसेट एलोकेशन तय हो जाए तो उसे किसी भी न्यूज के लिए मत बदले। बस साल में एक बार रीबैलेंस करें ताकि आपका तय किया हुआ रेशियो बना रहे। यही है बोगल का अंतिम और सबसे पावरफुल सबक, स्टे द कोर्स। फाइनल बुक समरी दोस्तों, आज हमने जॉन बोगल की इस लेजेंडरी किताब द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग को पूरी तरह डिकोड किया। चलिए अंत में पूरी किताब के सबसे बड़े सबक एक बार तेजी से दोहराते हैं। पहला, बाजार का रिटर्न है ग्रॉस रिटर्न माइनस कॉस्ट्स। जितनी कम कॉस्ट उतना ज्यादा आपका नेट रिटर्न। दूसरा, बाजार को हराने की कोशिश छोड़ो और बाजार का हिस्सा बन जाओ। इंडेक्स फंड यही करता है। तीसरा, पास्ट परफॉर्मेंस कभी फ्यूचर का गारंटी नहीं होती। पास्ट के विनर्स अक्सर फ्यूचर के लूजर्स बनते हैं। चौथा, सिंप्लिसिटी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी। एक बोरिंग सिंपल पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में सभी जटिल स्ट्रैटेजीज को पीछे छोड़ देता है। पांचवा, टैक्सेस भी एक कॉस्ट है। कम ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी टैक्स प्लानिंग है। छठा, कॉस्ट्स पर आपका 100% कंट्रोल है। एक्सपेंस रेशियो को सबसे पहले देखें। सातवां, स्टे द कोर्स। बाजार की गिरावट आने पर घबराकर बेचना सबसे बड़ी गलती है। आठवां, एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इक्विटी और बॉन्ड्स का सही संतुलन ही आपकी वेल्थ का असली रक्षक है। नौवां, रिटायरमेंट में विड्रॉल 4% से ज्यादा ना करें और 2 बकेट स्ट्रैटेजी अपनाएं। 10वां, बाजार के शोर को नजरअंदाज करें और बिजनेस की ग्रोथ पर भरोसा करें। लंबी अवधि में इकोनॉमिक्स हमेशा साइकोलॉजी को हराती है। दोस्तों, ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाना चाहता है। जॉन बोगल ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री कभी नहीं चाहती कि आप जाने। कम करना, सरल रहना और लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आपको आज की इस समरी से कुछ वैल्यू मिली तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। हमारे चैनल इन्वेस्टिंग बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और पावरफुल बुक्स की समरीज आप तक पहुंचती रहे।